हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे ना। और ठंड की भी नज़ाकत को समझना, बीमार मत हो जाना, ध्यान रखना। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ समझाना चाह रही हूँ, जो समास और अलंकार मैंने समझाए थे विकल्प वाले प्रश्नों के साथ। आज मैं एक छोटा सा और ट्रिक लेके आई हूँ जिसमें आप ये समास को पहचान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप ध्यान से सुनेंगे और इसके छोटा सा आज वीडियो मैं लाई हूँ। तो आप लोग सुने ध्यान से कि मैं आप क्या बताना चाह रही हूँ, खास बात है। और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमने कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु समास पढ़ा था, है ना। कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु समास जो हमने पढ़ा था, उसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि बहुत बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें दोनों ही समास होते हैं, है ना। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें तीनों होते हैं। तो वो कैसे हम पहचाने, एक ही शब्द में तीनों समास कैसे समाहित हो सकते हैं, ये आपको मैं बताना चाह रही हूँ। आज जैसे मैंने शब्द लिया, पहली बात तो ये बता दूं कि समास का विग्रह जब हम करते हैं ना, विग्रह पर डिपेंड करता है कि समास का कौन सा भेद है। ठीक है, समास विग्रह पर निर्भर करता है, समास का नाम या उसका भेद। तो जैसे हमने शब्द ले लिया एक नीलकंठ, है ना। नीलकंठ शब्द जो लिया है, इसको कई तरीके से, यानी दो तरीकों से मैं आपको बता दूं कि दो तरीकों से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि नीलकंठ को अगर हम दो में विभाजित करें, इस तरह से करें, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अब ऐसे में नीला शब्द विशेषण के रूप में लिया है। विशेषण जानते हैं ना, जो किसी चीज की विशेषता बताए, गुण बताए, तो वो विशेषण होता है। अब यहाँ पर कंठ की विशेषता बताने वाला शब्द है नीला, विशेषण है। तो जहां पर पहला पद यानी पहला पद विशेषण होता है, यानी पूर्व पद जहां विशेषण होता है, और उत्तर पद यानी कि विशेष्य होता है, यानी विशेष्य हो गया ना, इसकी विशेषता बता रहा है। जब इस तरह से विशेषण और विशेष्य का तालमेल होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसके विग्रह पर के आधार पर हमने इसका नाम दिया कर्मधारय। नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, जो कंठ नीला है, यहीं पर ये कंप्लीट हो गया। और विशेषण और विशेष्य हो गया, तो कर्मधारय। और अगर हम इसको लेते हैं नीला कंठ है जिसका, या नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव, तो भगवान शिव यहाँ पर दिए नहीं हुए हैं। ये पूरा ही जो रूप है, इसके जितने भी शब्द दिए वो सबके सब विशेषण के रूप में आए हैं, वो सबके सब विशेषण के रूप में आया है। यानी नीला है कंठ जिसका, ये पूरा ही जो खंड है शब्द का, वो पूरा विशेषण के रूप में ही यूज हुआ है। जहां पर पूरा का पूरा विशेषण हो, यानी कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई भी पद प्रधान नहीं है, प्रधान ये है, इसका विशेषण है, ये नीला कंठ है जिसका। जब यहाँ पर इस तरह से जब पूरा शब्द ही विशेषण के रूप में यूज होता है, विशेषण के रूप में, तब और विशेष ये है जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमें उसे ढूंढना है, जिसकी पहचान सिर्फ ये बताई गई है, और वो मुख्य व्यक्ति जो है, मुख्य पद जो है वो कहीं और है। तो ऐसे में ये बहुव्रीहि समास होता है, ऐसे में बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर नीला है जो कंठ, यानी कंठ इसमें प्रधान है, यानी उत्तर पद यहाँ पे प्रधान है। यहाँ पर जो लुप्त शब्द है, जो यहाँ पर नहीं है, वो विशेष है, वो प्रधान है ना, वो प्रधान है। यानी कि जो प्रधान है,
यहाँ पर भी ये विशेष्य है और यहाँ पर भी ये विशेष्य है जो प्रधान है, लेकिन इस शब्द में विशेष्य नहीं आया, ये पूरा का पूरा खंड ही विशेषण है। तो जहाँ पर पूरा का पूरा खंड ही विशेषण होता है वो बहुव्रीहि समास, और जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों हैं वो कर्मधारय समास। इनके विग्रह पर डिपेंड किया। नीला है जो कंठ, अगर हमने विग्रह किया तो कर्मधारय हुआ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, अगर इस तरह से विग्रह करते हैं तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि जो बताया था मैंने नीलकंठ, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में क्या अंतर है। तो अब मैं आपको इस तरह से थोड़ा कॉलम बनाकर बता रही हूँ कि कौन कौन से शब्द हैं जिसका विग्रह इस तरीके से होगा बहुव्रीहि में और इस तरह से होगा इसमें कर्मधारय में, और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें द्विगु समास भी आता है। तो देखो यहाँ पर मैंने पहला शब्द लिख दिया नीलकंठ, जो भी अभी मैंने समझाया था। नीलकंठ है जिसका, अर्थात भगवान शिव, यानी नीलकंठ ये पूरा ही नीलकंठ विशेषण के रूप में आया, और शिव जो भगवान शिव जो विशेष्य है वो यहाँ पे निहित है ही नहीं, वो कहीं और है। तो ऐसे में जहां होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। और जब हम विग्रह इस तरह से करते हैं, नीला है जो कंठ, यानी नीला विशेषण और विशेष्य दोनों उसी में निहित है, जिसमें पहला पद विशेषण है और पूर्व जो उत्तर पद है वो प्रधान भी है और विशेष्य भी है। तो ऐसे में हम कहेंगे कर्मधारय नीला है जो कंठ। इस विग्रह के आधार पर हमने कहा ये कर्मधारय है, इस विग्रह के आधार पर बहुव्रीहि। बिल्कुल उसी तरह से लंबोदर शब्द ले लो, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, लंबा है जो उदर, तो कर्मधारय समास हो गया। यहां हमने लिया पीतांबर, यानी पीला अंबर है जिसका। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है। यहाँ पे हमने वस्त्र लिया, पीला अंबर है जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, और यहाँ पीला है जो अंबर, तो कर्मधारय है ना, पीला है जो वस्त्र, कर्मधारय हो गया। इस तरह से शब्द हमने लिया महात्मा, यानी महान है आत्मा जिसकी, अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति जिसकी आत्मा महान है, वो तो हो गया बहुव्रीहि। महान है जो आत्मा, कर्मधारय है ना। अब ऐसे एक शब्द हमने लिया दशानन। दशानन में 10 जो है ये गिनती, संख्यावाची विशेषण लगा हुआ है, लेकिन विशेषण है। 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं रावण के रूप में, तब तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। और अगर हम कहें 10 हैं जो मुख, तो 10 क्योंकि विशेषण भी है और विशेष्य भी है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि पहला पद विशेषण हो, 10 संख्यावाची विशेषण है, और मुख जो है ये प्रधान भी है और विशेष्य भी है, तो ऐसे में कर्मधारय भी हो गया। अब अगर हम इसको गिनती के रूप में लेंगे, क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा होती है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु यानी कि द्वि मतलब गिनती, गिनती वाला गुण हो, जिसमें वो द्विगु समास होता है। अब यहाँ पे अगर इसका विग्रह इस तरह से करें कि 10 मुखों का समूह, 10 मुखों का समूह अगर हम कहते हैं तो द्विगु समास होगा, है ना। तो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है अच्छे से। ऐसे मैंने 2 शब्द और लिख दिए जो कि गिनती से द्विगु समास से रिलेटेड है, जैसे त्रिलोचन और चतुर्भुज, है ना। त्रिलोचन यानी 3 मुख, 3 नेत्रों का समूह, तो द्विगु समास हो गया। 3 लोचन है जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव हो गया, और 3 नेत्र हैं जो, तो इस तरह से ये कर्मधारय हो गया। तो यहाँ पे जो द्विगु समास होता है उसमें मोस्टली बहुव्रीहि और द्विगु समास का समावेश ज्यादा पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है कि द्विगु समास और बहुव्रीहि में क्या अंतर है। अगर ये वाले शब्द देते हैं तो इसमें आप एग्जाम में अगर आता है तो ये बहुव्रीहि या फिर द्विगु समास अधिकतर होता है, तो आप इस तरह से इसमें आंसर दे सकते हैं। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप बुक अपनी पुस्तकों से और शब्द लें और अभ्यास करें, जितना हो सके अभ्यास करें।
और अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन आपके मन में उभर रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और मुझे आपके कमेंट का बहुत 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 इंतज़ार रहता है। और जब आप सब्सक्राइब करें तब आप बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है। मैंने देखा है जब भी कोई नया वीडियो आता है, जो पुराने सब्सक्राइबर होते हैं वो, मुझे लगता है कहीं को नहीं पता होगा कि सब्सक्राइब वाला बटन सिर्फ एक ही बार आपने दबाना। जब सब्सक्राइब हो गया, अगली वीडियो में आपने लाइक करना, कमेंट करना और पूरा देखना है, इतना ही काम करना होता है। सब्सक्राइब को सिर्फ एक ही बार, पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, तो जल्दी से उठिए, वीडियो ऑन करें, देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया। तो ओके, बाय बाय।